हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारी साइंस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी सरल क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी कमेंट आते हैं उसमें 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी इजी लग रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको क्वेश्चन सही लग रहे हैं। क्यों? तो इसमें एक ही बात है कि जिन लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है तो उन लोगों को ईजी लग रहा है क्योंकि वो लोग वो चीज़ों को पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो चीज़ आपको लग रही हो कि जो चीज़ आपको नहीं आती है या जिस टाइप से क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप उसका टॉपिक बताते रहिए और भरोसा रखिए मैं उन टॉपिक्स पे भी, और जो आप जैसे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, मोलों की संख्या की बात की गई है और जल का अपवर्तनांक है, या फिर जो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए अलग से बनाऊंगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉर्मली ये हो सकते हैं, इनको मैं इस पे आपको करवा दे रहा हूँ। उसके बाद जब जो न्यूमेरिकल्स की होगी वो आपको कॉपी पेन जैसे मैथ्स की वीडियो बनती थी वैसे बताना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी के आधार पे आज मैंने कोशिश की है कि कुछ को अच्छे क्वेश्चंस को इसमें रखा जाए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है। जैसा भी हो आप लोग जरूर बताएं। और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग हर क्वेश्चन का अपना ऑप्शन मतलब खुद सॉल्व करके जरूर देखें। पहले ये नहीं कि मेरा इंतजार करें कि मैं इसका आंसर बताऊं। पहले आप लोग खुद सोच के देखिए और फिर देखिए कि 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर मुझे सिर्फ इतना आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर टोटल बन रहे हैं, 30 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैं मुझको भी ये पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, और एकदम एग्जैक्ट सही बताना, क्योंकि यहाँ पर कोई कोई इज्जत और बेइज्जती वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके अगर 30 में किसी के 12 सही हो रहे हैं तो कोई इसमें कोई बेइज्जती वाली बात है। ठीक है। तो जितने भी नंबर आपके बन रहे हो उतने आप लोग हमें यहाँ पे कमेंट में बता दीजिए। ठीक। 1 सेकंड लगेगा आपको ये बताने के लिए, तो आप लोग उम्मीद है बताएंगे। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शंस है उष्ण मोम, कोलतार से, पादप गोंद, ये गोंद लिखा है, ठीक है, पादप गोंद से या पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किया जाता है मतलब किससे मतलब बनाया जाता है। तो जो व्यापारिक वैसलीन का जो निष्कर्षण किया जाता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, पेट्रोलियम से। ठीक है। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण पेट्रोलियम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है? ठीक है। कुनैन, मार्फिन, सैलिसिलिक अम्ल या रिसरपिन। किसके एसिटिलीकरण के द्वारा? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 बी, मार्फिन। मार्फिन के एसिटिलीकरण करके हेरोइन बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण क्या है? एम्पिसिलिन, ऑक्सीपुइन, टेरामाइसिन या एमोक्सिसिलिन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एम्पिसिलिन। ठीक है। एम्पिसिलिन अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। ठीक है। कहीं कहीं एम्पिसिलिन एम्पेसिलिन यही आपको मिलेगा। ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और थोड़े से आप लोगों को भी थोड़े से इसमें मेहनत लगेगी। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कुछ लोगों को आता होगा जिनकी अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है। सुक्रोज, भूरी शर्करा, प्रतीप शर्करा, गन्ने की शर्करा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सुक्रोज। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से श्वेत स्पिरिट क्या है? ठीक, स्पिरिट जो होता है वो रासायनिक रूप से श्वेत स्पिरिट क्या होता है? ठीक है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, विकृतीकृत एल्कोहल, परिशुद्ध एथिल एल्कोहल या शोधित एथेनॉल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकीय उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन जो होता है उसके प्रौद्योगिकी उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके बेकर खमीर, जीवाणुवी कोशिकाएं, इंसुलिन या पपेन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, बेकर खमीर। ठीक है। इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकी उत्पादन में बेकर खमीर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन को किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं? ऑप्शंस हैं ब्यूटेन, टेट्राएथिल लेड, एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, एथिल एल्कोहल से। ठीक है।
जो गैसोलीन व एथिल अल्कोहल के मिश्रण से गैसोहॉल को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल क्या है? कोलेस्टेरॉल जो है वो क्या होता है? क्रोमियम लवण, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न, जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल, या क्लोरोफिल का एक प्रकार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जीव वसा में पाया जाने वाला एक अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है होता है? जीव वसा में पाया जाने वाला एक अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ठीक है, छपाई जो होती है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन है एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मेथेन। ठीक है, छपाई में उपयोग की जाने वाली जो स्याही है वो मेथेन के अपघटन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और मेथेन को जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। ठीक है, तो उसी से ये छपाई की जो स्याही होती है वो बनाई जाती है। केमिस्ट्री का आपका 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, इसके बाद फिजिक्स का होगा। तो इसमें है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें कौन से गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण गैस वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो गए। अब शायद फिजिक्स के हैं। ठीक है, फिजिक्स का 11वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? ठीक है, अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा आ गए आपके पास, लोग काफी मतलब परेशान है कि जैसे जूनियर का जो यूपी टेट का जो जूनियर है उसमें जो क्वेश्चन है काफी अच्छे आते हैं। उसका एक रीजन होता है, उसमें मैथ्स के सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपके पास मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। और जो भी पेपर बनाया जाता है, सब लोग, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप लोग डीएलएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, ठीक है, तो जो 2.5 घंटे का अगर पेपर है तो वो इस तरीके से सेट किया जाएगा कि 2.5 घंटे में आपका सॉल्व हो सके। ठीक है, ना कि ऐसा कि 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में सॉल्व करें। इसलिए 50 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी मैथ्स के होंगे उसमें, तो इतना टफ आपको साइंस नहीं मिलेगी, ये भरोसा रखिए। और दूसरी चीज है, आपके इसमें पूरी उम्मीद है कि जो बायो का पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा। हो सकता है 25 नंबर की बायो आए और 25 में दोनों चीजें, क्योंकि मैथ्स वालों को ऑलरेडी 50 नंबर के यहाँ पे फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बायो के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ठीक, तो परेशान ना होइए, और ये पहले आप तो ये सॉल्व कर लिया, और फिर मुझे अगर ज़्यादा लगेगा, जैसे आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि क्वेश्चन सरल है, तो एक दिन मैं एक 150 क्वेश्चन का एक वो बना के किसी उससे भी उठा के, मतलब जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है उससे भी उठा के 150 क्वेश्चन पूरे आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और कहूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व करिए और ईमानदारी से बताइए कि 2.5 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा जब आप 50 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करेंगे कि पेपर किस लेवल का। उसमें भी क्वेश्चन साइंस के इजी ही होंगे, क्योंकि साइंस आपको आती होगी, लेकिन मैथ्स, वो दोनों सारी चीजें जब पूरे जितने भी उसके पोर्शन है उनको सबको देख कर आप जब लगाएंगे तो आपके लिए वो 2.5 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, इसलिए उम्मीद है, अच्छी बात है, कुछ लोगों की तैयारी अच्छी है तो उन लोगों को इजी लगता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और चेचक, ये इधर दिया गया। दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और डब्ल्यू के रोएंटजन। ठीक है, नीचे इसका कूट दिया गया है और इसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। तो कैसे? A2 मतलब रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। B1 पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। C4 एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रोएंटजन, और चेचक के टिक्के की एडवर्ड जेनर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आपको जब लगभग 3 पता होंगे तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ये तो ईजी है, ज्यादातर लोगों को ये आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, संपूर्ण सौर मंडल भी चलायमान है, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग भी अपना लगाते जाइए।
पहले मेरे बताने से पहले ही आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसलिए क्या होता है, हम पृथ्वी की जो घूर्णन की गति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वह अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो क्या भार शून्य हो जाएगा, और जो आपका द्रव्यमान है वो आपका स्थिर रहेगा, मतलब वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, अच्छा कृत्रिम उपग्रह का गया। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, जो भू उपग्रह है वो अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। ठीक है, जो प्राप्त किससे होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, राडार द्वारा, सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा। 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। अपकेंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण, या कोई अन्य बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन बी, उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक, ये देखिए केंद्राभिमुखी या अभिकेंद्र बल दोनों एक ही बात है। ठीक है, अभिकेंद्र बल भी इसे कहते हैं। ठीक, अभिकेंद्र बल, ठीक, अभिकेंद्र बल। ठीक है, इसके कारण यह ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति के ज्ञात बलों को बलों लिखा है ये, ठीक है, बलों यहां पर, ठीक, बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। या डी, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ठीक है, 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इस बात पे हमेशा एग्जाम पेपर में भी ध्यान दीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये चीजें यहाँ पे लगा दी जाती हैं। तो जो कौन सा सही नहीं, सही कौन सा नहीं है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ठीक है, 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। तो जो प्रबल नाभिकीय बल है ये सबसे प्रबल है,
और जो सबसे दुर्बल है इन चारों में वो है गुरुत्व, चारों में सबसे दुर्बल है ना कि प्रबल। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, यूपी पीसीएस में तो कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, या समान वेग में नीचे आ रही हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, जब ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोलक घड़ियां, पेंडुलम वाली जो घड़ियां होती हैं, गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जो पेंडुलम है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। और सरल लोलक का आवर्तकाल कैसे निकलता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर लंबाई यहाँ पे है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे है, तो समय है, ठीक है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं इसका। अब देखिए, अब आपके बायो के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और जैसा भी लगे अच्छी, जैसे अगर फिर भी आपको इजी लग रही है तो ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है जब आप लोग ऐसा कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग इसके अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अच्छी बात है जितना भी पढ़ें, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सुस्त पढ़े हैं, इसका आप लोगों को फायदा उठाना है इसी समय में। जितना आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी है, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, या थॉमस हंट मॉर्गन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिक विज्ञान का जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो आप सबको पता ही है, मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनल बीमारी कौन सी है? इनमें से हार्मोनल बीमारी कौन सी है? खांसी, घेंगा, टीबी, या मलेरिया? ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन बी, घेंगा। घेंगा रोग है वो आपका हार्मोनल बीमारी है। क्यों? घेंगा रोग हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है, इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, मतलब आयोडीन का प्रयोग आपको करना पड़ता है घेंगा से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? स्मिथ, मेंडल, लैमार्क, या ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया गया था, मतलब म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का क्या कारण है? डीएनए में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, क्रोमोसोम में परिवर्तन, या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। उत्परिवर्तन का क्या कारण है? तो कारण क्या है? डीएनए में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, जीन में भी परिवर्तन होगा, क्रोमोसोम में भी परिवर्तन होगा, और तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी है में किसका अध्ययन होता है? सरीसृपों का, ठीक है, सरीसृपों का, अस्थियों का, ठीक है, सब में ये ओ की जगह ऐसे बन जाता है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, सरीसृपों का, अस्थियों का, स्तनियों का, या जीवाश्मों का? क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बल, या इनमें से कोई नहीं? आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, गोरिल्ला। जो आधुनिक मानव है इसका जो निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न, या प्रोटीन की कमी से होता है, वसा की कमी से होता है, या उपयुक्त सभी?
हीमोफिलिया जो रोग होता है वो आपका होता है अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न। ठीक है, हीमोफिलिया रोग अनुवांशिकी एवं लिंग संलग्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 28, RH कारक या RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन है टेंसले, स्मिथ मॉर्गन या लैंड स्टीनर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लैंड स्टीनर। RH फैक्टर के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? ये काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि बायो से मेरे चैनल पे मुझे लगता है ज्यादातर लोग बायो से हैं। ठीक है, तो उनको बायो काफी इजी लगती है। नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? लैमार्क, कार्ल लिनियस, बेंथम और हुकर, स्मिथ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्ल लिनियस। ठीक है, कल मैंने नेहा जी ने उन्होंने उन्होंने बायो के सारे मतलब जितने भी बताए थे उनके 10 के 10 क्वेश्चन सही थे, मैंने कमेंट में देखे थे। तो मुझे ये लगता है कि मेरे पे जितने बायो वाले हैं तो उनकी तो बायो की अच्छी तैयारी है, बाकी चीज़ों की देखनी है अभी थोड़ी सी। ठीक है, तो आज देखते हैं कितने किसके सही होते हैं। तो नामकरण की जो द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक है वो है आपके कार्ल लिनियस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें है किस माध्यम में भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है? ठीक है, अग्नाशय द्वारा, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा या आमाशय द्वारा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। ठीक है, गर्भनाल द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है अच्छे क्वेश्चन आपको लगे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये इजी भी लगे होंगे, उम्मीद है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे से, जो थोड़े से लेवल थोड़ा सा अच्छा हो। उम्मीद है आप लोगों को आज अच्छे लगे होंगे। जैसा भी आपको है वो आप लोग बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये मत बताइए कि पहले का, दूसरा, तीसरे का, चौथा। ये अगर आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करें तो ज़्यादा बेटर है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और जो जितने आपके सही और जितने आपके गलत हो रहे हैं वो मुझे बताया करिए कि 30 में आपके 28 सही हुए, 30 में आपके 30 सही हुए, 30 में आपके 25 सही हुए। मैं तो कहता हूँ सबके अच्छे से अच्छे सही होने लगे क्वेश्चन। ठीक है, कम भी होते तो भी आप लोग बताइए, तो एक उम्मीद रहेगी कि हाँ किसको क्या जरूरत है, कैसी चीज को जरूरत है। और जो कमी लगे वो भी मुझे बताइएगा। जैसे कल कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि मोल की संख्या और इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे भी पता है। मैंने काफी चैनल्स को भी मैंने कल देखा, ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे लेट भी हो गया, क्योंकि मैंने कल काफी चीजें सोचता रहा। क्योंकि कुछ बुक्स भी ऐसी हैं जो यहाँ पे होती तो मैं काफी अच्छे से आप लोगों को करवा सकता हूँ, लेकिन इस समय मैं थोड़ा सा बाहर निकलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आस पड़ोस की स्थिति काफी खतरनाक इस समय चल रही है। मैं ज्यादा आप लोगों को कोरोना के बारे में बात नहीं करता हूँ, जिससे आप लोग मतलब कुछ लोग खबरें सुन के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्थिति मेरे आस पड़ोस में काफी खराब चल रही है, इसलिए मैं इस समय निकल नहीं रहा हूँ। बुक्स होती हैं तो काफी इजी रहता है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप से क्वेश्चन कितने बना दें, अगर मान लो मोलों की संख्या बता दें, एक एक क्वेश्चन बता दें तो बाकी रह जाएंगे। तो आप लोग परेशान ना होइए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कल मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में रहा, जबकि पहले मैं कोशिश कर रहा था कि जितने क्वेश्चन बार बार आए हैं, ठीक है, पीसीएस में आए हैं, आईएएस में आए हैं, या एसएससी सीजीएल में आए हैं, ग्रेजुएशन लेवल का वो भी होता है, तो मैं कोशिश कर रहा था उन बुक, ऐसी बुक्स जिनमें पुराने क्वेश्चंस आए हैं। तो 3-4 बुक हैं, ऐसा नहीं है कि एक बुक कोई घटना चक्र से ही मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई एक बुक से उठा ली है। तो 3-4 बुक्स हैं, उनसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कर रहा था, लेकिन जब से लोग कहने लगे काफी इजी है, काफी इजी है, तो थोड़ा सा एक प्रेशर बन जाता है कि चीजें काफी इजी लग रही हैं। ऐसा तो नहीं लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। अगर मुझे टाइम पास करना होता या मतलब वीडियो ही डालनी होती, तो जब मैं बीच में बीमार रहा तो ऐसा नहीं है, मैं 2 मिनट की वीडियो में बना सकता था। चलो ये बात भी मैं आज बोले दे रहा हूँ, 2 मिनट की मैं वीडियो 2-3 मिनट की मैं डेली बना देता कि ये पे जूनियर वैकेंसी की ये डेट वो डेट डेली। आप लोग 50 चैनल से जुड़े होंगे, काफी लोग होंगे जो अन्य चैनल से भी जुड़े होंगे, वो डेली वीडियो बनाते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की ये न्यूज आई है, वो न्यूज आई है, ये परीक्षा अब होगी। तो उसको लोग ना चाहते हुए भी देखते हैं, सबको पता है कि ये झूठ है लेकिन तब भी देखते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कमेंट टर्न ऑफ कर देते हैं, लाइक डिसलाइक टर्न ऑफ कर देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बीमार था, 2 मिनट की फिर भी मैं बना सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक भरोसे के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो भरोसा है, इसलिए मैंने एक कोई वीडियो नहीं बनाई। और मैं कभी फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन इसीलिए आप लोग बस समझने की कोशिश करिए कि मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम बर्बाद करूँ। ठीक है,
बस मैं सबको देख के यहाँ पर क्वेश्चंस रखता हूँ कि अब काफी 10 लोग कमेंट आते हैं, उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत इजी है, कुछ लोग कहते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा इनको रिवीजन करिए, कभी कभी सरल क्वेश्चन है उनको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बातें बहुत हो जाती हैं आजकल, इस चक्कर में थोड़ा सा मैं इतनी कभी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।